A warm welcome to Outshine Classes. Uh, if you like our videos and want to get enrolled into our institute, you can contact on the numbers which will be provided in the About section of the channel as well as in the description of the video. So with this, we'll start with a new chapter today. It's the periodic classification of elements, and this is one of the most important chapters in the chemistry part of the 10th class. So we'll start with this chapter now. Fine. पहला देख लेते हैं. पहली चीज जो है that there are about 118 elements confirmed right now. पहला पॉइंट जो है अभी तक 118 confirmed है. At the time of the making of this video 118 थे. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद बहुत सारे और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं and they will keep on adding it into the modern periodic table. Fine. With that, right now 118 confirmed elements are there. The next thing is कि अगर 118 elements को आप अलग अलग से पढ़ने बैठोगे तो it will take a lot of time and it becomes very difficult to remember all of these stuff. इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखना बहुत difficult हो जाता है. तो इसी तरीके से we needed something, एक कोई तरीका चाहिए था हमें जिससे हम इसको classify करें. क्लासिफाई करके क्या होता कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते और एक ग्रुप की स्टडी करने से आप उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक को पढ़ के ही आपको सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती. सो दैट इज द फन ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स. इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है. 118 एलिमेंट्स हैं फिलहाल, तो उन सबको इंडिविजुअली स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई देम. नेक्स्ट जो आप देखोगे इज दैट कोई जो कुछ अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स किए गए हैं एट क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स. सबसे पहले लेवॉइजर का ये हमने डिस्कस किया हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हम कहते थे दैट आर मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं दैट आर नॉन मेटल्स. फाइन. फिर अलग से इसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज पूरा एक चैप्टर अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो वी वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स नाउ. नेक्स्ट देखेंगे डॉबरीनर्स ट्रायड्स होता है. 1817 में डॉबरीनर ने दिया था. And the third one is the Newland's law of octaves that was given in 1866. So we'll start with these three first. उसके बाद we have to understand the Mendeleev's periodic table, and then finally we'll move on to the modern periodic table. So एक step by step हमें एक step by step process चलना है. ठीक है, तो उससे हम देखेंगे कि फाइनली आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे. ठीक है, स्मॉल स्टेप्स से ही आप एक बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो. एंड दैट इज ऑल द स्मॉल स्टेप्स इज ऑल इट टेक्स. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डॉबरीनर्स ट्रायड्स. इसने क्या किया था, ट्रायड्स का अगर आप देखोगे क्या होता है, ट्रायड्स मीन्स 3 इन सिंपल. इसने क्या किया था, सिमिलर प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं, A प्लस B प्लस C. 3 एलिमेंट्स ले लिए इसने सिमिलर प्रॉपर्टीज के और इनको अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास तो आप लोगों को पता होना चाहिए. एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Sum of protons and neutrons is called as the atomic mass. इसने कहा अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को जो सिमिलर इन प्रॉपर्टीज हैं इनको एक 3 सेट बनाओगे और जो 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स है इन 2 को ऐड करके इसका एवरेज निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, द मिडिल वन. ओके, दिस C यहाँ पे C रख लेते हैं एंड दिस इज B है. ठीक है, एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर पर. इसने कहा कि अगर A, B एंड C आर 3 एलिमेंट्स, इसको मैं एक ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के इसने 3 का एक सेट बनाया. दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. इसने कहा अगर आप A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 यानी इनके एटॉमिक मासेस का A और C के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालोगे वो रफली इक्वल टू होगा B के एटॉमिक मास के बराबर. फाइन, I hope you understand this. तो पहला इसका यही है. डॉबरीनर ने इसने इंट्रोड्यूस किया. He was a German chemist and he attempted to arrange the elements. इसने एक अटेम्प्ट किया उस पे और इस ग्रुप को, the group of the 3, he called it as triads. Fine.
एंड इसने क्या कहा, द ट्रायल्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। वही मैंने बताया, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से देखोगे, जो दो एक्सट्रीम है जिसमें जैसे ए बी सी में दो एक्सट्रीम्स थे ए और सी, अगर आप इन दो को ऐड करोगे, इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करोगे सी इधर पर, तो इसका जो एवरेज आपको निकलेगा दैट विल बी रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। अगर आप एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो, पहला ही है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप देखोगे लिथियम का 7 है, 39 पोटेशियम का है, इन दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लो तो आपका 23 आता है, दैट इज दी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ध्यान रखना मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला, इट इज रफली इक्वल टू। तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे 23 आया तो सब में एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोरीन और आयोडीन को आप ऐड कर रहे हो दो के एटॉमिक मासेस को, लेकिन आपको 81.25 आ रहा है, दैट इज रफली इक्वल टू, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80, है ना। तो इसी तरीके से एक और देखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, 137 एंड 40 को इसने ऐड किया, डिवाइड किया बाय 2 एंड 88.5 आ गया, विच इज रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नहीं समझ आ रहा है फिर से एक और बार रिपीट करके देख लो। बस इसमें इतना ही है कि इसने एक तीन का एक सेट बनाया था, जैसे ये तीन आपके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, ठीक। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर आप दो एक्सट्रीम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दोगे, वो रफली इक्वल टू होगा द मिडल वाले एलिमेंट के बराबर। एंड और ये भी याद रखना है, जो इसने एक तीन एलिमेंट्स एक ही सेट बनाया ना इन तीनों का, उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, प्रॉपर्टीज इन तीनों की सिमिलर होती हैं। नाउ विल मूव ऑन डायरेक्टली टू द सिग्निफिकेंस। इसकी क्या रही है सिग्निफिकेंस? अभी इसने क्या किया, इट हैव इन द प्रिडिक्टिंग द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट। मान लेते हैं आपके पास ए, बी और सी तो एलिमेंट्स थे, ठीक। आपको ए का एटॉमिक मास पता है, सी का एटॉमिक मास पता है, मगर बी का नहीं पता, तो आप इन दो का एवरेज करके अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर सकते हो ना कि बी का एटॉमिक मास क्या आएगा। प्लस यू ऑल्सो नो, अगर आपने तीनों का सेट बनाया तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, इसका मतलब प्रॉपर्टीज बी की भी सिमिलर होगी एज दैट कंपेयर टू ए एंड सी। तो दिस वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉबरिनर्स ट्रायल्स। लिमिटेशंस, इसकी तो लिमिटेशन सबसे बुरी एक ही लिमिटेशन थी और जिसने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, वाज दैट ही वाज ओनली एबल टू रिकॉग्नाइज 4 सच सेट्स। इसके टाइम पे अराउंड 56 एलिमेंट्स वर नोन, 56 एलिमेंट्स इसके टाइम पे पता थे। तो लेकिन ये सिर्फ ट्रायड्स जो है, जिसको 3 करके इसने बनाए थे सेट्स, वो सिर्फ 4 ट्रायड्स बना पाया, यानी 4 into 3 दैट इज ही ओनली कुड क्लासिफाई 12 एलिमेंट्स। अब 12 वहां से तो 56 रह गए, सो दिस इज अ बिग फ्लॉ। ये सिर्फ 12 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया। जो चौथा ट्रायड था दैट वाज सल्फर, सिल्यूरियम एंड टेल्यूरियम। फाइन, तो बस ये 4 को ही सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पाया। तो ऐसे क्लासिफिकेशन का क्या फायदा जिसमें पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई ना कर पाए। सो दिस वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डॉबरिनर्स ट्रायल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नेक्स्ट इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड ने ही ये दिया था, 1866 में दिया था। इसने क्या किया, इसने कहा, सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, व्हाट ही सेड वाज कि अगर आप एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करोगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, आप इनको अरेंज कर रहे हो, तो आपने 7 एलिमेंट्स लिख दिए, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, अगर आपने 1 से लेकर 7 तक लिख दिए, पहले 7 एलिमेंट्स लिख दिए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो कहता है फिर जो 8वां आपका आएगा, द 8th एलिमेंट, उसकी और फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज जो होंगी दे विल बी सिमिलर। तो ये एक इसने पहला ये था एक तरीका था जिससे हमें ये पता चला कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट अप्रोच इन दिस केस। ठीक, आप आराम से देख लो। अब इसको ऑक्टेव्स क्यों बोलते थे? ऑक्टेव्स इसलिए बोलते थे क्योंकि इसने क्या किया, वो जैसे होता है वो सारे गामा पा होता है, ठीक है, वो 7 नोट्स होते हैं। 7 नोट्स के बाद इट अगेन रिपीट्स, वो नोट्स फिर से रिपीट होते हैं। तो दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड इट टू दैट,
और उन नोट्स को आप इंग्लिश में ऑक्टेव्स बोलते हो. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फाइन, इसके पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं. पहला इसने बताया अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड है ना, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन. वही बताया मैंने, अच्छे से एक बार पढ़ लो. नेक्स्ट इज दैट ही कंपेयर्ड दिस प्रॉपर्टी विद द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक. वही मैंने बताया, ऑक्टेव्स को इसने म्यूजिक नोट्स के साथ कंपेयर किया था. अगर आप यहाँ पे टेबल देख लो, ये है आपका सारे गामा पा, ये जो ब्रैकेट में है ये इंग्लिश नोट्स हैं. ठीक है, तो इसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को इस हिसाब से. अभी आप देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे हीलियम नहीं है. हीलियम इस टाइम पे नोबल गैसेस जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे. नोबल गैसेस इस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे. फाइन, इसीलिए इसमें नोबल गैसेस इंक्लूडेड नहीं है. तो डायरेक्टली हीलियम से लिथियम पे जंप कर गया ये. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड जो दूसरा आता है फ्लोरीन. अब आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज काफी मिलती हैं. अगर आप इसी तरीके से चलोगे आगे, आप क्लोरीन और फ्लोरीन एक साथ आ जाते हैं तो दे कम इन द हैलोजन कैटेगरी. एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन डू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन होती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. अब इसकी डायरेक्टली इसकी लिमिटेशंस पे चलते हैं और सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस में इतना ही, सिग्निफिकेंस तो इसकी इतनी ही थी कि ही हैड गिवन एक और अटेम्प्ट, इसने अच्छा एक अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए. दैट इज अ सिंपल सिग्निफिकेंस ऑफ इट. लेकिन अब इसकी खामियां बहुत ज्यादा थी. द लिमिटेशंस का मतलब होता है खामियां बहुत ज्यादा थी. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सही सिर्फ रहता है अप टू कैल्शियम विद द एटॉमिक मास ऑफ 40. यहाँ तक ये टेबल बिल्कुल सही चलता है. लेकिन कैल्शियम को जो ही क्रॉस कर देता है तो उसके बाद इसमें काफी प्रॉब्लम्स आने लगती है. जैसे यट्रियम एंड क्रोमियम जो है ये डिसिमिलर है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. क्रोमियम और यट्रियम की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये तो एक ही साथ आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं. एक ग्रुप में होने का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. तो लेकिन इन दो की प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है. जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. यहाँ पे क्रोमियम और यट्रियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही है. द नेक्स्ट इज दैट इसने किया अज्यूम कि 56 एलिमेंट्स ही हैं. ठीक है, इसने सिर्फ बोला कि 56 एलिमेंट्स ही हैं. लेकिन आगे इसने इसके कहने का मतलब था कि और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन आज तो हमें पता है 118 एलिमेंट्स हैं. तो ये भी एक फ्लॉ है. मतलब इसने टेबल तो डिजाइन किया 56 एलिमेंट्स के लिए, फिर 118 यानी बाकी जो नए एलिमेंट्स आए, ही डिडंट हैव द स्पेस टू अकोमोडेट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स. तो वो प्रॉब्लम होगी इसके लिए काफी ज्यादा. द नेक्स्ट इज, आप अगर देखोगे यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, और सीरियम एंड लैंथेनाइड, ये दो जो है, ये एक एलिमेंट सिर्फ एक ही पोजीशन स्पेसिफाई करना है. एक पोजीशन पे एक ही एलिमेंट होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एक पोजीशन पे दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी एक पोजीशन पे दो एलिमेंट्स हैं. दिस शुड नॉट बी द केस. ये सही नहीं है. और कोबाल्ट एंड निकल एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी हैं. तो आप इनको एक ही साथ लेके आप ये अंडरस्टैंड एक हिसाब से ये अज्यूम कर रहे हो कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. और जैसा मैंने बताया, एक पोजीशन हमेशा एक ही एलिमेंट लेना चाहिए. तो और कोई एलिमेंट उसके जगह, उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेना चाहिए. ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए. सो दिस वाज सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर नहीं आ रहा है समझ, फिर से एक और बार रिपीट करके देख लो इसको. फाइन, देन विल मूव ऑन टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने बहुत अच्छा अप्रोच दिया पीरियोडिक टेबल के लिए. उसने पहले ही डिफाइन किया. हमने देखा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो उसने उसमें तो बताया था कि एटॉमिक मास के हिसाब से हम करेंगे. लेकिन एक्चुअली एक स्पेसिफाई करना कि एटॉमिक मास भी डिनोट कर सकता है कि प्रॉपर्टीज किस हिसाब से एलिमेंट रिएक्ट करेगा और प्रॉपर्टीज रहेगी, उसकी डेजिग्नेट करेगा, वो मेंडलीव ने बताया. सो मेंडलीव गेव हिज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. उसने इसमें बताया दैट the physical and chemical properties of the element are a function of its atomic mass. ठीक है, atomic mass के हिसाब से इसने कहा. atomic mass I already explained to you, that is the sum of protons and neutrons. तो इसने कहा कि जो इसकी physical और chemical properties होंगी वो function होते हैं as that of the atomic mass के. We'll quickly go through the points.
मेंडलीव ने अपना पहला एक ब्रेक थ्रू दिया था, बहुत खतरनाक ब्रेक थ्रू दिया था, ठीक है। और अभी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एक ऐसा टेबल बनाया जाता है, उसमें एलिमेंट्स को इस हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा कि सेम द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वो एक ही कॉलम में आ जाएं। जैसे मान लेते हैं ये कॉलम नंबर 1 है, तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस हिसाब की अरेंजमेंट को आप, जो इस हिसाब के अरेंजमेंट से आपका टेबल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर जैसा मैंने बताया, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप आगे पढ़ेंगे मोजले के बारे में, मोजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर देना है, तो वो मोजले ने बताया। आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट हो रही है। अभी हम ट्रायड से पहुंच गए ऑक्टेव्स पे, ऑक्टेव से अब हम डायरेक्टली बोल रहे हैं नहीं, बाकी सारे पैटर्न को छोड़ दो, अब आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो एटॉमिक मासेस पे। फाइन। अभी हाँ, व्हाट ही डिड वाज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इसने क्या किया, ही टुक द नोट ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड्स। मतलब हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स जो हैं वो एलिमेंट्स इनके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके किस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं वो इसने ऑब्जर्व किए। और जिसने सिमिलर कंपाउंड्स बनाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, उसको इसने एक ही ग्रुप में ले लिया। फाइन, एक ही ग्रुप में ले लिया। अगर आप यहाँ पे देखो कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होता है कि अगर एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब सर्टेन इंटरवल्स के बाद, मान लेते हैं 7 एलिमेंट्स के बाद फिर से रिपीट हो, 8 बार फिर से रिपीट कर रहा है फर्स्ट की प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये पढ़ लो लास्ट पॉइंट एक और बार, समझ आ जाएगा आराम से। इसी को आप पीरियोडिसिटी बोलते हो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की है वो रिपीट हो रही है। दिस इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का। यहीं पे मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। पहले हमने कहा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स मतलब ये रो, ये ना, ये वाला वर्टिकल पार्ट होता है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है। सो ये एक पूरा क्या है, ये कॉलम है। और यहाँ पे कितने होते हैं, 7 रोज होते हैं। देयर आर 7 रोज। ये देख लो 7, 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से है। 8 रोज को आप करते हो रोमन न्यूमरल्स में, 1 से लेकर 8 तक रोमन न्यूमरल्स तो आते होंगे, आई होप आते हो। 7 1 to 7 डायरेक्टली इनको लिखा जाता है, 1 to 7 ये आप देख रहे हो यहाँ पे। रो होता है हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रो होता है इसको आप पीरियड बोलते हो, पीरियड होता है रो, ठीक है। सो दिस इज 1 पीरियड। और कॉलम्स को आप क्या बोलते हो, कॉलम्स को आप बोल देते हो ग्रुप। जो मैं तब से ग्रुप बोल रहा था, दैट इज अ कॉलम। ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, अप टू सो ऑन अप टिल 8। हाँ, ये 0 ग्रुप आप बोलोगे। 0 ग्रुप का ये इशू है कि इस टाइम पे भी, मेंडलीव के टाइम पे भी जो है नोबल गैसेस तब नहीं डिस्कवर हुए थे, तो ये वाला जो कॉलम है वो बाद में ऐड कर दिया गया था। ठीक, और अभी मैं फिर से इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि ग्रुप कौन सा। सो दिस इज अ ग्रुप एंड दिस इज अ पीरियड, तो इतना आ गया समझ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिछले में बताया था कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज देख के इसने डिफाइन किया था। यहाँ पे आप देख लोगे, देखो यहाँ पे इसने लिखा है वो वाले कंपाउंड्स जो R2O टाइप का कंपाउंड बनाते हैं या RH बनाते हैं। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर RO टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, RH2। ये मैंने बताया है वैलेंसी के हिसाब से। अगर आप देखोगे जैसे Na और Cl का होता है, Na का पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। इन दो को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, फिर आपका आता था NaCl। किस तरीके से आप कंपाउंड लिखते हो ये तो पता होगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स कैसे कैसे बनते हैं। और वो वाले एलिमेंट्स जो सिमिलर कंपाउंड्स बनाते थे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के साथ, इसने उसको एक ही कॉलम में डाला हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने लायक ये है दैट ही हैज सब डिवाइडेड द कॉलम इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, फिर से मैं इरेज कर लेता हूँ, he has subdivided the column into 2 parts, A and B, ठीक है। A and B में किया है इसने डिवाइड 1 को। तो अगर आपको 1 इस वाले का एलिमेंट डेजिग्नेट करना है, you will say 1A। अगर आपको इस वाले पार्ट का डेजिग्नेट करना है, that is 1B।
इसी तरीके से अगर सेकेंड ग्रुप है और फिर से उसमें A एंड B है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो पहले वाले को कैसे डेजिग्नेट करोगे 2A, और इस वाले को कैसे डेजिग्नेट करोगे, इट्स 2B। फाइन, आई होप ये समझ आ गया हो। अभी देखो A और B में इसने सब ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं। ये सब ग्रुप्स इसने क्यों किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले कॉलम में ही देखोगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉपर और सिल्वर से डिफरेंट है। तो इनको एक ही साथ एक ही कॉलम में लाना जस्टिफाइड नहीं होता, इसीलिए ही हैड टू क्रिएट अ सब ग्रुप। इसने इसको दो डिफरेंट सब ग्रुप्स बना के इसने एक ही कॉलम के दो सब ग्रुप्स अलग से बनाए थे, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज में ये डिस्टिंग्विश कर पाए। अगर आपको ये तो दो डिस्टिंक्शंस इसने किए हैं, 7 कॉलम्स में इसने 2 डिस्टिंक्शंस किए हैं यहाँ तक। अब आप 8वां देख लो। 8वें में अलग अलग कॉलम्स नहीं है, लेकिन 3 के सेट्स हैं, 3 के सेट्स हैं, यानी 9 एलिमेंट्स हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द 4th, यहाँ पे 4th, 5th, ये 5th एंड 6th रोज, यानी 6 पीरियड्स में प्रेजेंट है। तो इसने पूरे कॉलम्स को 7 तक क्या डिवाइड किया था, 2 सब ग्रुप्स में, और 8th वाले को डिवाइड किया है इनटू 9 एलिमेंट्स। ईच 3 के इसने सेट्स बनाए हैं, ईच इन द 4th, 5th एंड 6th पीरियड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ आ रहा है, फिर से रिपीट करके देख लो इसको, ठीक है। अब आगे हमें वही पॉइंट्स फिर से डिस्कस करने जो मैंने अभी तक बताए। यही तो फीचर्स थे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उनको पीरियड्स बोलते हैं, 1 to 7 उसको नंबरिंग होती है। 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको ग्रुप्स बोलते हैं, 1 to 8 होता है ये। 8th ग्रुप के अलावा बाकी सबको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, वही चीज मैंने बताई। एंड द लास्ट वन इज सब ग्रुप। हाँ, अच्छा, ये एक चीज है, सब ग्रुप ए के जो सब ग्रुप होते हैं उनको आप नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हो, ए वाले सब ग्रुप को, और बी वाले को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। फाइन, ये भी चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आप सब ग्रुप ए को बोलते हो, सब ग्रुप बी को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हो। फाइनली, आप 3 सब ग्रुप्स आर मेड इन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। यही जो सब ग्रुप्स हैं वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, ऑन द डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी इसी तरीके से मैंने 8th में बताया कि 8th में क्या होता है, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 के सेट्स होते हैं, और उनको 4th, 5th और 6 पीरियड्स में होते हैं। फाइन, एक और बार फिर से पीछे टेबल को ये वाले सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, टेबल पे दिखाए हुए हैं सारे पॉइंट्स, ठीक। गो थ्रू दीज पॉइंट्स, इट विल मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इसका आता है, फाइनली हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या क्या रहते हैं इसके। पहला मेरिट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। नेचुरली जब आप क्लासिफाई करते हो एलिमेंट्स को, एक ही ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, तो एक ही की प्रॉपर्टी पढ़ के आप सब की प्रॉपर्टी जान सकते हो। सो दिस हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा आपका आता है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देख लो क्या होता है। बेरिलियम का हमें पता था, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 होता है, 13.5 होता है। तो 13.5 करके इट शुड कम बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, है ना। इसका 12 है एटॉमिक मास, डोंट गो दिस, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। आपको एटॉमिक मास पे कंसंट्रेट करना है, नीचे के नंबर्स पे। अच्छा, 13.5 करके इट शुड लाई बिटवीन 12 एंड 14। लेकिन जब हमने इसको नीचे के एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि अब जब ये एक ग्रुप में आएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए उस ग्रुप के, लेकिन हमने देखा कि बेरिलियम जहां, अगर हम यहाँ पे बेरिलियम को प्लेस करते, वो नीचे वालों के साथ प्रॉपर्टीज उसकी मैच नहीं हो रही थी, तो उसको मजबूरन बेरिलियम को आगे पीछे लाना पड़ा इधर पर। तो इससे क्या हुआ, पीछे लाने का ही मतलब हुआ कि इसने कहा कि ये 6 ऑलमोस्ट 7 है इधर पे, और या ऑलमोस्ट कितना है 11 है इधर पे। इसने कहा इसका जो एटॉमिक मास होना चाहिए दैट शुड लाई बिटवीन 7 एंड 10, और फिर आगे जाके हमें पता चला नहीं, ये तो 9 है इसका एटॉमिक मास। फाइन, तो इसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। सी द ब्रिलियंस ऑफ दिस केमिस्ट। इसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इसका जो एटॉमिक मास होता है कि वो 9 होना चाहिए, एंड इट शुड कम बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन, जबकि हमें ये पता था कि दैट इट शुड लाई बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये हमें पहले पता था। सो काफी ज़हीन तरीन चीज इसने डिस्कवर की थी।
अच्छा, यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी नया एलिमेंट्स इसने कहा था बोरॉन जिस ग्रुप में आता है उसी ग्रुप में एक और आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, लेकिन उसने कहा उसके टाइम पे, इन द टाइम ऑफ मेंडलीव व्हेन ही गेव दिस पीरियोडिक टेबल, उस टाइम पे ये एलिमेंट नहीं ढूंढा गया था। सो ही नेम्ड इट एज इका बोरॉन, दैट इज बोरॉन की इस ग्रुप में कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ भी इसने कहा कि गैलियम एक नया एलिमेंट जो है, इका एल्यूमिनियम उसने इसका नाम रखा था, कि यहाँ पे भी एक एलिमेंट है जो डिस्कवर होगा। ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर दीज एलिमेंट्स इन द टेबल। तो इसने टेबल में इसके लिए स्पेसेस अलग से छोड़ी हुई थी। तो फिर आगे जाके हमने स्कैंडियम और गैलियम ढूंढ दिया एंड द टेबल गॉट फिल्ड। सो पहले से ही देखो इसने कितना प्रिडिक्ट करके रखा था चीजों को। नेक्स्ट इज की पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। नेचुरली जब इसके टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर जब हमने नोबल गैसेस के लिए जगह ढूंढी कि कहाँ पे आएगा, नेचुरली हमने ये देखा कि वो टेबल में कहीं पे फिट ही नहीं हो रहा। उसके लिए फिर हमें अलग से कॉलम बनाना पड़ा। तो टेबल कहीं से जो पहला इसने ऑलरेडी टेबल बनाया था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो अ मेरिट कि नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इसके टेबल पे। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब अनजाने में ही इसने इसके लिए भी अरेंजमेंट रखा था करके, अनजाने में। सो इसके लिए सेपरेट ग्रुप रखा गया, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस टेबल, दैट इज आल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। जो मैंने पहले टेबल देखा था उसके एक बार देख लेना, इस वाले ग्रुप को इज आल्सो कॉल्ड एज द जीरो ग्रुप। फाइन, अभी लिमिटेशंस देखते हैं। अभी तो सारे मेरिट्स देख लिए हमने। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अब क्यों नहीं हम फॉलो करते हैं? इट इज बिकॉज इट हैज सिवियर लिमिटेशंस। पहली चीज है एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक थोड़ा कमाल का एलिमेंट है। हाइड्रोजन दो प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो it has a same tendency, it has a similar tendency to give electrons as well as take electrons. So अब आप इसको किसके साथ रखोगे? आप इसको या तो एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन एलिमेंट्स के साथ भी रख सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट इट इनटू द हैलोजेंस। ठीक है, तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप हाइड्रोजन को किस में प्लेस करोगे। इनफैक्ट दिस लिमिटेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी भी हम पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि हाइड्रोजन का जो है वो कहाँ पे हमें प्लेस करना है। फाइन, नेक्स्ट आप देखोगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए, दी एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस जो होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। अब आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज तो पहली बात सेम होती है। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो एक हिसाब से उनको तो सेम पोजीशन पे होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सेम है। लेकिन हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किस हिसाब से डिस्टिंक्शन की है? वी असाइन द पोजीशंस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट सिंस द आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, देयरफॉर द एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। आपको जैसे हाइड्रोजन का आता है, ड्यूटेरियम होता है उसका, आपको हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम प्लेस करना है, वरना हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एक ही जगह पे आने चाहिए थे क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट है इन द एंड। लेकिन सिर्फ इनका एटॉमिक मास थोड़ा डिफरेंट है, प्रॉपर्टी तो सेम है। लेकिन इस हिसाब से अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, दे विल कम एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आप देखोगे एनॉमलस पोजीशन ऑफ सेम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जो मैंने पहले ही बताया था। कोबाल्ट एंड निकल जो है, जैसे उस वाले में भी था, पिछले में भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी ये प्रॉब्लम थी। कोबाल्ट एंड निकल का देखो क्या होता है। कोबाल्ट इसने प्लेस किया था निकल से पहले। मेंडलीव प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकल, बट निकल का जो एटॉमिक मास है दैट इज स्मॉलर देन कोबाल्ट। तो ये कैसे आ जाएगा इससे पहले? Therefore, this is also a problem. ये भी एक anomaly है इसकी। The fact was कि इसको प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखना पड़ा और प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको क्लासिफाई करते करते कोबाल्ट इसको मजबूरन निकल से पहले रखना पड़ा। लेकिन हमें पता है कि निकल का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज स्मॉलर देन कोबाल्ट, सो देयरफॉर निकल शुड बी प्लेस्ड बिफोर कोबाल्ट। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अच्छा, दूसरा एक और है जैसे अब आप एक ही ग्रुप में देखोगे, एक ही ग्रुप जो पहला ग्रुप है
वन जिसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है, उसमें ए पार्ट में पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। उसी तरीके से बी ग्रुप में कॉपर और सिल्वर आ जाता है। अब ये तो फर्स्ट ग्रुप में है ना, ये फर्स्ट ग्रुप में है, मतलब इट इंडिकेट्स कि इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीरियम, इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है कॉपर, सिल्वर एंड ऑरिक से। फाइन, तो दे कैन नॉट कम टुगेदर, ये एक ही कॉलम में नहीं रह सकते हैं, ये एक ही ग्रुप में नहीं रह सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर डिसिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज एंड देयर बीइंग एनक्लोज्ड इन द सेम कॉलम, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इट बिकेम अ लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा आप देखोगे, दूसरा एक तो ये था कि डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, और दूसरा यही है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे आप कॉपर और मर्करी का देखोगे, Hg मींस मर्करी, कॉपर कहाँ प्लेस होता है 1b में, और मर्करी कहाँ प्लेस होता है 2b में। Fine. So they have been placed in different columns. So therefore, जबकि ये साथ होने चाहिए थे, ये एक ही कॉलम में आने चाहिए थे. So this also forms a limitation of the Mendeleev's periodic table. And uncertainty in prediction of new elements. ये भी बहुत important point है. इसने predict तो किया, मान लेते हैं इसने predict तो किया, लेकिन understand it this way, मान लेते हैं एक element का ऑक्सीजन का 16 है और आपका सोडियम जो है, सोडियम का is atomic mass 23. ठीक है, इन दो के बीच में तो काफी स्पेस है। मान लेते हैं अभी तक हमें इनके बीच में कोई एलिमेंट पता नहीं है, एंड ही हैज टू लीव स्पेस इन बिटवीन द टू। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है, क्योंकि एटॉमिक मासेस काफी पॉइंट्स में होते हैं, जैसे 16.007 होता है, किसी का 16.8 हो सकता है, 17.9 हो सकता है। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो आप कितनी स्पेसेस छोड़ोगे इसके बीच में? Should you leave 4? Should you leave 5? Should you leave 6? How many? So the question arises, how many? So therefore there is an uncertainty. तो आप इन दो के बीच में कितने नए एलिमेंट्स ढूंढे जा सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम थी उसके लिए। ठीक, हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड, बट कितने स्पेसेस छोड़ोगे, तो ये तो हमेशा अनसर्टन ही रहता, कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे। This was also an uncertainty. So Mendeleev ने इन limitations को remove करने के लिए कोई तरीका नहीं दिया। So therefore Mendeleev periodic table भी हमने reject कर दिया एक हिसाब से। Fine. I hope you understood all of this. And the modern periodic table will cover in the next video. I hope you like the video. Like करें, share करें, subscribe करें. And if you want to get enrolled into the Outshine classes, you can just contact us on the numbers which will be provided in the description and the about section of the channel. And I hope आपको ये वाले videos अच्छे भी लग रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे घर पे आराम से अच्छे से. And I hope to see you guys in the next video. Take care.